इलास्टिसिटी से हम स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी में सबसे पहली चीज़ है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये कहता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। और कभी कभी हुक्स लॉ ये भी कहता है कि जो आपका एक्सटेंशन है प्रोपोर्शनल टू लोड, आप क्या करते हैं, आप एक लोड लगाते हैं, आप भार लगाते हैं, और क्या होता है आपकी वायर एक्सटेंड हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेन 3 किस्म का है। लेंथ में अगर स्ट्रेन है, स्ट्रेन होता क्या है, आपके पास एक लेंथ है, आपने फोर्स लगा के उसको लेंथ को इंक्रीज कर दिया, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या हुई उसे स्ट्रेन बोलते हैं, या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ इसे स्ट्रेन बोलते हैं। तो अगर आपका स्ट्रेन लेंथ में है उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, अगर आपका स्ट्रेन वॉल्यूम में है उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, और अगर आपकी ये रॉड अगर टेढ़ी हो गई, लंबी छोटी हुई टेढ़ी हो गई, इसको शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन 3 किस्म के हैं, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयर स्ट्रेन, 3 चीज़ें। नेक्स्ट है स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। क्योंकि स्ट्रेन 3 किस्म का है तो ये जो कांस्टेंट है वो भी 3 किस्म का है। पहला, अगर आपका स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है डेल्टा एल बाई एल, तो फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाई एल, तो इस कांस्टेंट को यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। अगर आपका स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक है डेल्टा वी बाई वी, नेगेटिव इसलिए क्योंकि आप इसे कंप्रेस कर रहे हो, छोटा कर रहे हो किसी बॉल को दबा के, तो इसे बल्क मॉडुलस बोलते हैं। तो यंग्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाई एल, बल्क का मॉडुलस क्या है, फोर्स बाय एरिया माइनस डेल्टा वी बाई वी। बल्क की एप्लीकेशन कहाँ पे है, बल्क की एप्लीकेशन है गैसेस और लिक्विड में, इसलिए फोर्स बाय एरिया को प्रेशर भी बोला जाता है। और लास्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस, गलत लिखा हुआ है, शेयर मॉडुलस है फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय कितना एंगल इस रॉड को आपने बेंड किया बाय एंगल ऑफ थीटा। तो 3 फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है आ सकता है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, एक वायर खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और दूसरा व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर। आप इसे जब खींचोगे तो वर्क डन करोगे, इलास्टिक वायर है वो वर्क डन एनर्जी में स्टोर होगा ताकि इलास्टिक वायर वापस रीगेन हो जाए। ओरिजिनल लेंथ एल है, आपने कितना खींच दिया, छोटा एल। यंग्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया छोटा एल बाय बड़ा एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ आ गई। तो स्मॉल एल एक्सटेंशन प्रोड्यूस है, कितनी वायर लंबी हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ आ गया। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकलेगा एफ डी एल। इस एफ की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई, और आपने वायर को कितना खींचा, छोटा एल, तो 0 से छोटे एल की इंटीग्रेशन एल स्क्वायर बाई 2, अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये वर्क डन की वैल्यू आएगी, एल स्क्वायर को लिखेंगे एल इंटू एल। ये पूरी की पूरी टर्म को ध्यान से देखें, ये फोर्स है, वाई एल बाई एल फोर्स है, ये देखो इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, फोर्स, और ये एक्सपेंशन प्रोड्यूस। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ इंटू एफ इंटू स्मॉल, यहां तक लिखना है। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि व्हाट इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एनर्जी डेंसिटी एक ही बात है, और दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए वायर, ये भी एक ही बात है, वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड एक ही बात है। तो अगर आपको आती है एनर्जी डेंसिटी या वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप इस वर्क डन के फॉर्मूले में वॉल्यूम से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, और वॉल्यूम एक वायर का है कितना, एरिया इंटू लेंथ ऑफ द वायर। फोर्स बाय एरिया क्या है, स्ट्रेस, और स्मॉल एल बाय कैपिटल एल क्या है, स्ट्रेन। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक, ये एनर्जी डेंसिटी भी एक ही बात है, और आपको पता है वाई स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, स्ट्रेस इज वाई इंटू स्ट्रेन है, पुट कर दो वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। और उसी तरीके से इसी को मॉडिफाई करके स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस बाय वाई, यहां पुट कर दो हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, आंसर। वैसे ये पूछेगा तब यहां तक कराना, दिस इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है, इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आ सकता है ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिस्कस करो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, डिस्कस करो। ठीक, तो इसके अंदर क्या करना है, ये स्ट्रेस है और एक स्ट्रेन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन है,
तो ये ग्राफ आपने ऐसा ही प्लॉट करना है। इसमें मान लो एक इलास्टिक वायर है जिसको आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा के इसको एक्सपैंड कर रहे हो, और आपको बताना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे चेंज होगा ये बताया जाए। तो सबसे पहले आप 0 से लेके A तक डिस्कस करें। आपने वायर को बहुत छोटा खींचा, इलास्टिक लिमिट में है वायर, इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है, और ये ग्राफ स्ट्रेट है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। आप अगर और खींचते हैं तो स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ए और बी में ग्राफ स्ट्रेट आना बंद हो जाता है, और बी पॉइंट को इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट बोलते हैं। मतलब अगर आपने उस वायर को खींचा बी पॉइंट तक और छोड़ दिया तो वायर लूज नहीं होगी वायर अपनी ओरिजिनल साइज रीगेन कर लेगी, मतलब वायर इलास्टिक लिमिट में है। लेकिन अगर आपने और खींचा बी से सी, अब आप उस वायर को छोड़ेंगे तो ओरिजिनल साइज पे वापस नहीं आएगी, वायर लूज हो जाएगी। तो सी पॉइंट को बोलते हैं यहां पर परमानेंट सेट या परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो गया, इसमें ये लूज हो चुकी है। आप अगर और खींचेंगे तो इलास्टिसिटी काफी हद तक खत्म हो जाएगी, और कौन सा बिहेवियर शुरू हो जाएगा, प्लास्टिक बिहेवियर। वायर अपने ही भार से नीचे लटक लटक के लंबी होती होती टूट जाएगी, अल्टीमेटली फ्रैक्चर या ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, बात खत्म। तो इन नामों को याद कर लें, अपने वर्ड में इसको डिस्कस कर लें, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें पेपर में आता है कौन ज्यादा इलास्टिक है, रबर या स्टील। तो आपने स्टील लिखना है। पूछेगा क्यों, डिस्कस करो। तो पहला पॉइंट आपने ये लिखना है क्योंकि स्टील का यंग मॉडुलस रबर के यंग मॉडुलस से ज्यादा है, और जितना बड़ा यंग मॉडुलस होगा उतना ही वो ज्यादा इलास्टिक भी होगा। तो ये पहला रिजल्ट है। दूसरा, यंग मॉडुलस फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल है। तुमने आगे एक्सप्लेनेशन में ऐसे लिखना है, आपने दो सैंपल लिए, एक स्टील का लिया, एक रबर बैंड का लिया, दोनों की लेंथ, फोर्स, एरिया सेम रखा, तो यंग मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल है। तो अगर आप एक रबर को खींचते हैं, रबर का डेल्टा एल ज्यादा होगा तो रबर का वाई छोटा होगा, स्टील का डेल्टा एल छोटा होगा तो यंग मॉडुलस ज्यादा होगा। तो अगर यंग मॉडुलस ज्यादा होगा स्टील का तो इट इज मोर इलास्टिक। क्लियर है, लिख लेंगे तो पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। आपको दो वायर देगा स्टील और ब्रास की, इसके अंदर 1.5 मीटर की ये लेंथ है, 1 मीटर की ये लेंथ है, मासेस आपको गिवन है। आपको कहेगा इसमें डेल्टा एल और इसमें डेल्टा एल निकालो और टोटल एक्सपेंशन बताओ दोनों वायर्स की क्या हुई। तो जब आप स्टील के लिए काम करेंगे तो स्टील पे जो फोर्स लगने वाली है वो 4G मत लेना, 4 + 6G यानी कि 10G लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भार है वो 4 kg का भी है और 6 kg का भी है, लेकिन यहाँ पर जो भार है वो सिर्फ और सिर्फ 6 kg का ही भार है। तो जब आप स्टील के लिए काम करेंगे तो फोर्स 10G लेना, आपको इसमें एल पता है, यंग मॉडुलस पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल निकाल लेना। फिर सेम काम किसके लिए करना, ब्रास के लिए करना, ब्रास में 6G लेना, 6G और डेल्टा एल निकालना। तो अलग अलग डेल्टा एल आएंगे दोनों केसेस में। और अगर तुम्हें टोटल एक्सपेंशन पूछी जा रही है तो दोनों डेल्टा एल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो ये इसका रिजल्ट है। अगर एक वायर है, नीचे कोई मास लटकाया नहीं है, वायर का खुद का इतना भार है कि खुद के भार से ही वायर लंबी हो गई, तो वायर में अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका सारा का सारा मास कहाँ पर एज्यूम किया जाता है, एट इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की लेंथ क्या है, ऊपर से L/2। तो जब तुम यंग्स का फॉर्मूला लगाओगे mg/एरिया, डेल्टा L/L मत करना, डेल्टा L/L/2 करना, क्योंकि सारा का सारा मास यहाँ पे नहीं है, सेंटर ऑफ मास पे है। रिजल्ट है। नेक्स्ट है, यंग्स मॉडुलस को स्प्रिंग कांस्टेंट की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। यंग मॉडुलस फोर्स बाय एरिया डेल्टा L/L है, क्रॉस मल्टीप्लाई F/डेल्टा L। अब मुझे पता है स्प्रिंग के लिए F क्या होता है, K × डेल्टा L। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके F/डेल्टा L क्या है, K। तो आप यहाँ पे F/डेल्टा L की जगह K पुट कर दें तो यहाँ से K की वैल्यू आएगी YA/L। इंपॉर्टेंट है। तो यंग मॉडुलस को कैसे स्प्रिंग कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, वैसे तो भूल जाओ तो स्टेप पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर दो वायर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस क्या होगा, ये निकालो। तो अगर दो वायर पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप इन्हें मन में मानो कि स्प्रिंग्स हैं, और अगर स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इसके इक्वल है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को यंग्स मॉडुलस में कैसे कन्वर्ट करना है, अभी फॉर्मूला किया,
तो ये ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इसमें ये फॉर्मूला मार्क कर लेना, y1 + y2/2 होता है। और अगर यही सीरीज में कनेक्टेड है तो आप इन्हें स्प्रिंग्स मान लें, सीरीज के अंदर ये फॉर्मूला लगाएं और k को y में कन्वर्ट कर लें, सीधा रिजल्ट मार्क करना 2y1 y2/y + y2, ऑब्जेक्टिव आ सकता है ये। ठीक है यहाँ तक, तो ये रिजल्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें, ये कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है बल्क मॉडल्स की एप्लीकेशन है। बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला -P/Δv/V। जैसे न्यूमेरिकल है, प्रेशर एक मीडियम के अंदर चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, इतने पास्कल से इतने पास्कल हो रहा है, तो चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी क्या होगा, बड़े प्रेशर में से छोटे प्रेशर को माइनस कर दें, आंसर आ गया, चेंज इन प्रेशर आ गया डेल्टा पी। कह रहे वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज की, मैंने 10% वॉल्यूम चेंज हो गया, 10% वॉल्यूम चेंज किसे बोलते हैं, डेल्टा V/V, 10% है आंसर। कह रहे बल्क मॉडल्स निकाल दो। बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला लिखो, डेल्टा बी पता है, डेल्टा V/V पता है, आंसर नेगेटिव साइन होता है फॉर्मूले में, लेकिन मत लगाना, k कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर तुम्हें न्यूमेरिकल k के ऊपर आता है बल्क मॉडल्स पे नेगेटिव है, मॉड लगा देना, पर आंसर पॉजिटिव ही मार्क करके आना। ठीक है यहाँ तक। बल्क मॉडल्स में कोई थ्योरी नहीं है करने के लिए, बल्क मॉडल्स में अगर आएगा तो एक बड़ा बेसिक न्यूमेरिकल आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला इसमें। अफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी, अगर मैं किसी भी चीज़ को दबाता हूँ, जैसे गैस को या लिक्विड को, तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, तो क्योंकि वॉल्यूम घट जाएगा डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी क्या होगी ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप एक डेंसिटी लिखें, मास बाय वॉल्यूम। एरर का रूल लगा लें। एरर का रूल क्या है, डेल्टा ρ/ρ, मास कांस्टेंट है, डेल्टा V/V, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, उल्टा साइन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा V/V की वैल्यू आ गई। बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा V/V एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो ये भी डेल्टा V/V आ गया, एक डेल्टा V/V यहां से आ गया, एक डेल्टा V/V यहां से आ गया, दोनों को इक्वेट कर लिया। इक्वेट करके ये टर्म आ गई, डेल्टा रो क्या होता है, फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी, ρ'/ρ, ρ/ρ क्या होता है 1, सॉल्व करके ρ'/ρ आ गया और यहाँ से रो की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। या तो इटसेल्फ ये थ्योरी में आएगा कि बोलो डेंसिटी की नई वैल्यू क्या होगी, पर हो सकता है न्यूमेरिकल में आ जाए। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि तुम एक सी के या ओशन के 3 किलोमीटर नीचे चले गए, वहाँ पे पानी की नई डेंसिटी क्या होगी ये बताओ। पानी की ओरिजिनल डेंसिटी 1000 होती है 1, जब 3 किलोमीटर नीचे जाओगे तो चेंज इन प्रेशर को क्या लिखोगे, HROG, तो HROG से डेल्टा पी आएगा और फिर यहाँ पुट कर देना, बल्क मॉडल्स पता होगा, आंसर। ऐसा कुछ न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, तो ये पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल कौन कौन से करने हैं, कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है ये क्या करें, इतने न्यूमेरिकल्स हैं। तो गूगल ड्राइव पे सारी NCERT की शीट्स के मैंने हाथ से जो करवाई थी, सिर्फ NCERT शीट्स हैं, वो सब्जेक्टिव शीट सॉल्व्ड सॉल्यूशंस में चले जाना, सारे चैप्टर की NCERT सॉल्व्ड मिल जाएगी। तो जो मैं हाथ से क्लास में जितने न्यूमेरिकल्स करवाए वो सारे के सारे सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव मत खोलना, ओनली सब्जेक्टिव्स कर लेना, बात ही खत्म हो गई। तो आपके पास सब्जेक्टिव शीट के सोल्यूशन भी आ गए। जिनके पास गूगल ड्राइव नहीं है वो व्हाट्सअप करके ईमेल दे मुझे, मैं शेयर कर दूंगा, और थ्योरी आपके पास है। जिनको और कन्फ्यूजन है, मतलब एक लेवल ऑफ रिवीजन है कि ठीक है मुझे आता था, मैं भूल गया, सर ने याद कराया, मेरे को याद आ गया। एक लेवल है कि मेरे को तो उसी टाइम नहीं आता था और अब मैं रिवीजन से नहीं कैच कर पा रहा, मुझे डिटेल नहीं पता। तो मैं व्हाट्सएप पे आज डालने वाला हूँ। मैंने स्कोर हेड की साइट पे वो बना दिया, एक कोर्स बनाया नया, उसमें लिखा हुआ है +1 CBSE ओनली। बस उसको क्लिक करके उसमें रजिस्टर करना है, उसमें कोई कोड नहीं चाहिए, कोई आईडी नहीं चाहिए, खुद आईडी बना लेना, उसमें डाल के उसमें रजिस्टर कर लेना। उसमें जितने भी पूरे साल की वीडियोस थी, उसमें तो कंपटीशन मिक्स था, मैंने एक एक वीडियो उसमें से छांट के सिर्फ CBSE की वीडियोस का कोर्स बना दिया। अगर तुम्हें बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई चैप्टर करना है तो या तो तुम इस साल के आईडी से यूज़ कर लो, लेकिन तुम्हें छांटना पड़ेगा, उसमें छांटना भी नहीं पड़ेगा, उसमें एक सीक्वेंस में चलो पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा CBSE का। कंपटीशन हटा दिया, CBSE की वीडियो रख दी, बस खत्म। ठीक, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा डिटेल, अगर किसी को जरूरत पड़े तो वहाँ से देख सकता है। तो आपको मतलब ना उसमें पिक नहीं करना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, उसमें तो बस सीक्वेंस ही बना दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है फ्लूइड प्रेशर। जब भी आप टेस्ट की तैयारी करें या फाइनल्स की तैयारी करें, स्पेशली जब बारी आएगी फ्लूइड फ्लो की, इस चैप्टर की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, तो सीक्वेंस सुन लें। पहले करें इलास्टिसिटी, फिर करें विस्कोसिटी, फिर करें फ्लूइड फ्लो,
फिर करें सरफेस टेंशन और लास्ट में करें प्रेशर। आपको ये क्या बात है, प्रेशर में कंटेंट बहुत ज़्यादा है और बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है कि उसमें से बहुत ज़्यादा पेपर नहीं आता। प्रेशर के चैप्टर में कंपटीशन के अंदर भी जब क्लासेस लगी थी तो बहुत न्यूमेरिकल आपने देखे नहीं होंगे कंपटीशन के, लिमिटेड से थे प्रेशर के। इवन सीबीएसई के अंदर भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है इसमें, पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है बस इसलिए, लेकिन कंटेंट जो मैंने लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा और बहुत सारी बुक से लिखा हुआ है, तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो बहुत सारी चीज़ों में कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। या तो उस साइट पे जो नया कोर्स है बस वो सुन लो, क्योंकि उसमें तो वीडियो ही 4 डाली है मैंने, बात ही खत्म हो गई, है ना। तो फिर एंड में करना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम कर जाएगा और उतना आएगा नहीं जितना आना चाहिए उसे, ठीक। तो सीक्वेंस ऐसे मेंटेन करना, पर मैं यही मेंटेन कर रहा हूँ, पर आप जब पढ़ेंगे तो एंड में करना प्रेशर, याद रखना, ठीक। तो फ्लूइड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है। पहला काम फ्लूइड प्रेशर में सिर्फ ये चाहिए कि फ्लूइड प्रेशर में डेफिनेशन ऑफ प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया। आपके एनसीईआरटी में डेरिवेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, जिनके बाद मैथ्स है। फर्स्ट डे ऑफ नॉन मेडिकल और आज के अंदर बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ नॉन मेडिकल वालों को कि देखो प्रेशर रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, इंस्टेंटेनियस प्रेशर। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसको लिमिट की फॉर्म में डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए, लिमिट अप्रोचिंग डेल्टा ए अप्रोचिंग टू जीरो को ऐसे लिख सकते हैं। नॉन मेडिकल वालों को पता है कि एक्चुअल में कैलकुलस सीधा आया ही नहीं, कैलकुलस से पहले क्या आई, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, आपने +1 में शुरू कर दी होगी, और उससे भी पहले क्या आया, फंक्शंस एंड रिलेशंस। तो कहानी बहुत पीछे से स्टार्ट है नॉन मेडिकल की। वो अलग बात है कि हमने फर्स्ट लेक्चर में वो कहानी को स्किप करते हुए सीधा यहाँ पर आ गए कि मेरे को फिजिक्स का काम चलाना था। नॉन मेडिकल वालों को आई होप समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में सीक्वेंस क्या चलता है। इतना चाहिए भी नहीं, मेडिकल वाले ये ना सोचें कि पता नहीं क्या सिखा दिया इन्हें, बस ये डेफिनेशन याद रखना, ठीक। कई बार ऑब्जेक्टिव मार्क करने को आ सकती है। नेक्स्ट है पास्कल लॉ आएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो पास्कल लॉ, पास्कल लॉ है कि अगर आप एक बंद फ्लूइड लें, ओपन मत, बाल्टी में डाल के मत बैठ जाना, नहीं चलेगा, बिल्कुल बंद होना चाहिए, एंक्लोज फ्लूइड बोलते हैं। और अगर आप इसमें एक जगह पे प्रेशर को इंक्रीज करें तो लिक्विड के हर पॉइंट पर प्रेशर बराबर इंक्रीज हो जाएगा, ये पास्कल लॉ है। जैसे इट स्टेट्स दैट इन एन एंक्लोज्ड फ्लूइड, लिख लो, अंडरलाइन कर लो, एंक्लोज फ्लूइड नहीं लिखा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंक्लोज फ्लूइड एन इंक्रीज इन प्रेशर प्रोड्यूस इन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, किसी भी पार्ट पे अगर इंक्रीज इन प्रेशर में बढ़ाता हूं, इट क्या करेगा, देन दिस चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, बिना कम हुए सारे पार्ट में फैल जाएगा। ये डेफिनेशन के साथ ये डायग्राम बना देना। अलग अलग एरिया के पिस्टन है और अलग अलग इसमें फोर्स है, तो लिख देना, पहले पिस्टन में अगर फोर्स एफ है तो एरिया ए है, तो ये प्रेशर है। दूसरे में अगर फोर्स तुमने ट्वाइस की, एरिया बाई ट्वाइस करना पड़ेगा, और अगर फोर्स आधी की, एरिया भी आधा करना पड़ेगा, सच दैट इनकी रेशियो रिमेन्स सेम। ये याद रखना, ये लिख देना। पास्कल लॉ के ऊपर या तो एप्लीकेशन, या तो खुद पास्कल लॉ आएगा या इसका न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल कैसे, वो कहेगा इसकी एप्लीकेशन लिखो, चलो, या तो एप्लीकेशन भी आएगी, ऐसे बोल सकते हो। इसकी 2 एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट को डिस्कस करो, वो कहेगा। तो आप ये डायग्राम बना देना, एक पिस्टन छोटा एक पिस्टन बड़ा ले लेना, और यहाँ पे प्रेशर कितना है, फोर्स बाय एरिया, वहाँ पे कितना है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया दोनों को इक्वेट कर देना। तो ये नई फोर्स ट्रांसमिटेड है कैपिटल एफ, और हमने क्या फोर्स लगाई थी, छोटा एफ, तो नई फोर्स इसके इक्वल आ जाएगी, राइट। अब इसके अंदर एरिया अगर मैं इसको 1000 कर दूं और इसका एरिया 10 कर दूं, तो 1000 बाई 10 क्या, 100, तो आपकी फोर्स जो होगी वो 100 टाइम्स हो जाएगी आपकी छोटी फोर्स के। तो जस्ट एरिया को चेंज करके आप फोर्स की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, ये आपने लिखना है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर इसकी एप्लीकेशन आएगी। एप्लीकेशन में या तो हाइड्रोलिक लिफ्ट आएगी, ये एक्सप्लेन करना है, या इसका न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपको एफ ए देगा, आपको छोटा एफ निकालना है, तो कुछ ना कुछ इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक। तो अगर ये ना आया तो याद करो, मैंने एक्स्ट्रा शीट्स दी थी आपको 2, जिसमें पहला टॉपिक था हाइड्रोलिक ब्रेक्स। मैंने बुकलेट में मेंशन नहीं किया था, कहा था प्रिंट आउट दे रहा हूँ, आप उसे संभाल के रख लेना।
हाइड्रोलिक ब्रेक, बड़ा अजीब सा डायग्राम था उसमें। कॉन्सेप्ट यही है, ये बताया भी था, आपकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, आप गाड़ियों पे हल्का सा पैर रखते हो ब्रेक पे और एकदम बड़ी गाड़ी रुक जाती है। ऐसे कैसे भाई? इतना सा हल्की सी बस पैर दबाया और इतनी बड़ी गाड़ी रुक गई। इतनी फोर्स कहाँ, इतनी बड़ी गाड़ी की स्पीड को स्लो कर देती है। पास कर लो। अंदर ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, और फिर एरियाज चेंज हो रहे होते हैं उसमें। मैंने प्रिंट आउट दिया था या रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना, उसमें ये मेंशन था कि आप फोर्स छोटी लगाते हो पर एरिया अंदर जाके चेंज हो जाता है, जिससे कि फोर्स मल्टीपल टाइम्स हो जाता है और आपकी बड़ी गाड़ी में बहुत फोर्स लग जाती है। आपकी छोटी फोर्स को बड़ी फोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एरिया। उसका डायग्राम बड़ा कॉम्प्लेक्स था ब्रेक्स का, तो वहाँ से करना है आपने। और एक और टॉपिक था, 2 शीट्स इकट्ठी दी गई थी। एक था इलास्टिक हिस्टैरिसीस, याद करो इलास्टिक हिस्टैरिसीस, वो भी मैंने करवाया था, आप चेक कर लेना रिकॉर्डिंग। इलास्टिक हिस्टैरिसीस से याद आया, एक लाइन में समझाता हूँ। इलास्टिसिटी का टॉपिक है वैसे तो। ये ग्राफ है किसका? स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का। तो जब तुम स्ट्रेस और स्ट्रेन लगाते हो, मान लो आप एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और रबर के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तुम स्ट्रेस लगा रहे हो फिर स्ट्रेन लगा रहे हो, तुम स्ट्रेस बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, यही काम करते जा रहे हो, तो स्ट्रेन भी चेंज होता जाएगा उसमें। तो तुम देखोगे तो तुम्हारा ग्राफ ना कुछ इस फॉर्म में आएगा, ऐसा सा दिखता था। उसका डायग्राम ऐसे ही बना हुआ था, चेक कर लेना, इलास्टिक हिस्टैरिसीस का। तो पेज भी दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग भी है, उसमें एक चीज़ बताई गई थी कि जब हम किसी भी इलास्टिक मटेरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन लगातार करते रहते हैं तो वो ना रबर बैंड गर्म हो जाती है। इलास्टिक वायर भी स्टील की गोल 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 घुमाओगे गर्म हो जाएगी मोड़ने के बाद, तो रबर बैंड भी खींचोगे, उसको कंप्रेस करते रहोगे, एक्सपैंड करते रहोगे, तो वो क्या हो जाएगी? वो गर्म हो जाती है। गर्म होने से रबड़ सड़ भी सकती है। हम ये चाहते हैं कि बढ़िया रबड़ हो जो कि बार बार स्ट्रेस स्ट्रेन अप्लाई करने पे बहुत गर्म ना हो। तो ये बताया जाता है कि जिसके अंदर ये हम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं लैब में, तो इसके अंदर जिसका एरिया कम बनता है उसमें हीट लॉस कम होता है। तो इलास्टिक हिस्टैरिसीस है, ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को इलास्टिक हिस्टैरिसीस बोला जाता है। पहले तो जब कोई इलास्टिक मटेरियल वेरियस स्ट्रेस और स्ट्रेन अंडर को करता है, मतलब झेलता रहता है स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन, 24 घंटे यही काम करता रहता है, तो वहां पर इस टाइप के ग्राफ को इलास्टिक हिस्टैरिसीस बोलते हैं। हम 4 किस्म की रबर लेते हैं, चारों का ग्राफ ऐसा बनाते हैं, जिसका एरिया सबसे कम है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि एरिया अगर कम है तो हीट लॉस उतना ही कम पाया जाता है। तो ये फायदा इलास्टिक हिस्टैरिसीस करने का। ठीक, तो ऐसा कुछ हमने किया था, अगर याद हो तो ये वहां से आपने करना है। नेक्स्ट है, इसके अंदर अगर मान लो कोई लिक्विड है, h हाइट तक लिक्विड है और इसके बेस पे क्या प्रेशर लगेगा? h rho g, लिक्विड का प्रेशर h rho g सिखाया हुआ है। कैसे किया था? जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बेस पे क्या लगेगी? जितना वेट है। वेट क्या होता है? मास क्या है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है? एरिया इनटू हाइट। इसका एरिया इनटू हाइट इनटू रो इनटू जी। तो ये आपके पास क्या आ गया? वेट। वेट को एरिया से डिवाइड करो, आंसर क्या आ गया? h rho g। वैसे आएगा नहीं, ये आपको सबको पता ही है कि पानी का प्रेशर किसी भी पॉइंट पर क्या होता है? h rho g। इसके बाद नेक्स्ट ये बता रखा है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर 2 पॉइंट है पानी के अंदर, ए और बी, और हाइट का डिफरेंस उनमें h है, तो नीचे का प्रेशर ऊपर के प्रेशर से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? पीबी माइनस पीए क्या होगा? h rho g, क्योंकि हाइट का डिफरेंस इनके बीच में कितना है? h। बस ये पता होना चाहिए कि पानी का प्रेशर हमेशा क्या रहता है? h rho g। नेक्स्ट है, इसके अंदर ये बताया हुआ है, ये तो अपने मन से लिखा हुआ है, ऐसा कुछ आएगा नहीं, बस 2 लाइन में क्लोज करता हूं इसे। अगर मैं पूछूं कि यहां पे प्रेशर कितना है, आप बोलोगे P एटमॉस्फेयर। मैं बोलूं यहां पे प्रेशर कितना है, आप बोलोगे P एटमॉस्फेयर। मैं बोलूं यहां पे प्रेशर कितना है, आप बोलोगे P एटमॉस्फेयर प्लस H1 rho g। मैं बोलूंगा यहां पे प्रेशर कितना है, आप बोलोगे P एटमॉस्फेयर प्लस H2 rho g। बस ये पता होना चाहिए। ठीक, बस और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, अगर वेसल कैसा भी हो लेकिन हाइट ऑफ द लिक्विड सभी वेसल में सेम हो, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू नीचे क्या रहती है? सेम, इररिस्पेक्टिव की शेप कैसी है, ये याद रखना है। ये मत पढ़ना शुरू कर देना, आप पढ़ के फेल हो जाएंगे। फिर मत कहना सर बहुत पढ़ के गया था और फिर भी नंबर नहीं आए, मत पढ़ना। और अगर कंफ्यूजन है मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप पे डली हुई है, बस उसको फॉलो कर देना, बात ही खत्म, फिर सोचना ही कुछ नहीं है। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल ही दी, उसमें कोई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो कम से कम वहाँ से टिक मार्क करके क्वेश्चंस करके कुछ तो क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे करना है, बात खत्म हो गई, है ना। फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस उसको कर लो। ठीक,
तो ये इसमें नहीं आता। ये बिल्कुल भी मत पढ़ना, मतलब सच में बता रहा हूँ, आप सच में कुछ भी आपको गेन नहीं होगा इसमें से करके, ठीक। ये लो आएगा स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडीज आता है। तो स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर क्या करना है आपने, इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को दो तरीके से यूज किया जाता है। पहला, अगर बॉडी कंप्लीटली पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, डूब गई, तो फिर लॉस इन वेट जो होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, और वही अपथ्रस्ट होता है। याद रखना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड अपथ्रस्ट वन एंड दी सेम थिंग है, बराबर है। तो यहां पर ये पहला रिजल्ट है। दूसरा, अगर कोई बॉडी तैर रही है, फ्लोटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, तैर रही है, और अगर कोई बॉडी तैर रही है तो आर्किमिडीज कैसे लगता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड तो v माइनस वी डैश इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, क्योंकि जब हम वेट ऑफ लिक्विड बोलते हैं तो डेंसिटी किसकी यूज करते हैं, लिक्विड की। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, वेट ऑफ जो भी लिक्विड डिस्प्लेस होगा ये होल वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होगा, और होल वेट ऑफ द बॉडी या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ही अपथ्रस्ट है, ये मैंने बता दिया। आपने इस चीज को प्रूव करना है। ये देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जब आएगा तो आपसे स्टेट एंड प्रूव पूछा जाएगा, स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर आपने एक लिक्विड लिया, इसके अंदर एक बॉडी तैरती हुई ली, इसकी हाइट यहाँ से x है और ये हाइट कितनी है, h है। ऊपर से लिक्विड फोर्स लगा रहा है F1 और नीचे से क्या लगा रहा है, F2। तो आपको ये बताना है कि वो कह रहा है कि जब एक बॉडी कंप्लीटली या पार्टली इमर्स की जाती है लिक्विड में, इट लूजेज वेट, तो वेट को लॉस कर देती है। कितना वेट लॉस करती है, इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगी एग्जैक्टली उतना ही वेट लॉस हो जाएगा। तो इसके अंदर W1 वेट ऑफ द एयर, वेट एयर में आपने ऐसे लिखना है, ये स्टेटमेंट है, ये डायग्राम बनाना है, स्टेटमेंट लिखनी है और फिर मेंशन करना है। एयर में वेट W1 है, पानी में W2 है, लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये प्रूव करना है, ऐसे लिखना है। फिर क्या करना है, इसका प्रूफ शुरू करना है। प्रूफ के अंदर ऊपर का प्रेशर यहां पे कितना है, एक्स रो जी लिक्विड का, और यहां पे कितना है, H प्लस एक्स रो जी, क्योंकि हाइट बढ़ गई ना, H प्लस एक्स हो गई, क्योंकि प्रेशर क्या होता है पानी का, H रो जी। तो यहां पर हाइट x है और यहां पर नीचे वाले हिस्से पे कितनी, x प्लस एच। तो देखो लिखा हुआ है प्रेशर ऊपर के सरफेस पे कितना है, एक्स रो जी, नीचे के सरफेस पे कितना है, ज्यादा है, x प्लस एच रो जी। और अगर प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगी। तो ऊपर की सरफेस पे अगर प्रेशर P1 है तो फोर्स कितनी है, P1 इंटू एरिया, और नीचे के सरफेस पे प्रेशर P2 है तो फोर्स कितनी है, P2 इंटू एरिया। तो ये क्या आ गया, ये फोर्स की वैल्यू आ गई ऊपर और नीचे। नीचे वाले पॉइंट पे फोर्स बढ़ी है ऊपर वाले पॉइंट से, तो नीचे से फोर्स ज्यादा लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी, और डिफरेंस नेट फोर्स क्या है, F2 माइनस F1, इसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स को अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो अगर मैं अपथ्रस्ट पूछूं क्या है, आप बोलेंगे F2 माइनस F1। F2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, F1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दोनों को माइनस करके टर्म आ गई। एरिया इंटू हाइट किसी भी बॉडी की क्या है, वॉल्यूम। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या आ गई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और अपथ्रस्ट ही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, क्योंकि इसमें डेंसिटी किसकी यूज कर रहे हैं, लिक्विड की। तो वेट भी किसका है, लिक्विड का। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, ये प्रूव हो गया। हालांकि हमें तो याद कर रखा है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस और अपथ्रस्ट एक ही बात है, पर आर्किमिडीज ने इस चीज को क्या किया था, प्रूव किया था। तो वही तो वो कह रहे हैं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज अपथ्रस्ट, एंड अपथ्रस्ट क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, एक ही बात है। तो आर्किमिडीज ने कहा कि लॉस इन वेट ही अपथ्रस्ट है और अपथ्रस्ट ही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। स्टेट एंड प्रूव ने अपने साल लिख के आना है इसमें, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट इसके अंदर पता होना चाहिए व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही बात है। रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, याद रखना ये रेशियो है। अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी भी न्यूमेरिकल में 4 है तो डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है बताओ, तो 4 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी बाय डिफॉल्ट एसआई में 1000 है, तो बॉडी की डेंसिटी मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कैसे करना है इसमें, ठीक। नेक्स्ट है यू शेप। अगर मान लो कोई लिक्विड है जिसमें एक यू ट्यूब है और इसमें लिक्विड है और इक्विलिब्रियम में हिल नहीं रहा, तो तुम्हें कुछ भी निकालना होगा इसमें। जैसे क्वेश्चन में ये वाटर है, ये हाइट ऑफ मरकरी है, ये वाटर या स्पिरिट है,
तो ऐसे क्वेश्चन जब यू शेप होगा, एक ही कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट और राइट का प्रेशर इक्वल कर दो। लेफ्ट का प्रेशर कितना है 12.5 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी, एच रो जी। मरकरी का कितना है एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। इसका कितना है एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, और इसका कितना है 10 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। आपको इस क्वेश्चन में सब कैंसिल करने के बाद ये टर्म आ गई। पूछा गया व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। तो रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर की जो रेशियो आएगी वही क्या कहलाएगी, इसकी रिलेटिव डेंसिटी। मतलब मेरे कहने का मतलब, कभी यू शेप अगर कोई लिक्विड आ जाए तो लेफ्ट और राइट के प्रेशर को इक्वेट कर देना, न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो इन न्यूमेरिकल्स को मत करना, ये कुछ मत करना, ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। ना, कुछ मत करना। और मैंने बोला ये सबसे एंड में करना चैप्टर, ठीक। बैरोमीटर एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। मैनोमीटर एक डिवाइस है जो गैस के प्रेशर को मेजर करता है। कैसे, मान लो इसमें गैस है और यहाँ मरकरी डाल दी, गैस का प्रेशर बढ़ा, मरकरी को पुश किया, मरकरी ऊपर उठ गई। आपको गैस का प्रेशर निकालना है। ए पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो गैस का प्रेशर होगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में जहां पर मरकरी स्टार्ट होगी वहां से एक लाइन खींच देनी है। लाइन का मतलब है ए और बी का प्रेशर विल रिमेन सेम। ए का प्रेशर क्या है, गैस का प्रेशर, गैस का प्रेशर। और वही किसके इक्वल है, बी का प्रेशर। अगर मैं बी का प्रेशर निकाल दूं तो वही गैस का प्रेशर है, क्योंकि बी और ए का प्रेशर एग्जैक्टली सेम है। तो बी का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। तो जो बी का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। तो यहां से गैस का प्रेशर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। तो गैस के प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लाके लेफ्ट पे माइनस कर दो, इनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। बस ये पता होना चाहिए मैनोमीटर कैसे काम करता है, ठीक। और कुछ प्रेशर में करने को नहीं है, ये मत पढ़ना, मैं बता रहा हूं आपको, फिर मत कहना कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया, ठीक। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पढ़ते हैं।
इसमें विस्कोसिटी करते हैं। देखो विस्कोसिटी में ना बहुत कुछ करने वाला नहीं है, 2-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़, विस्कोसिटी है क्या? विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की कि कोई भी लिक्विड जब मूव करता है तो उसके अंदर फ्रिक्शन डेवलप हो जाती है, तो वो ठीक तरह मूव नहीं कर पाता। तो अगर बहुत फ्रिक्शन डेवलप हो गई, हम बोलते हैं विस्कस लिक्विड है। अगर फ्रिक्शन बहुत कम है वाटर की तरह, तो नॉन विस्कस लिक्विड है। तो विस्कोसिटी के अंदर ये फॉर्मूला याद करना है बस, कि हम अगर ये एज्यूम करें कि लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में चल रहा है और 2 लेयर्स में देयर इज सम रिलेटिव मोशन, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, एक की वेलोसिटी कम है, तो इनमें फ्रिक्शन की फोर्स है पीछे की तरफ और इनमें डिस्टेंस अगर dx है, वेलोसिटी का डिफरेंस dv है, तो सीधा फॉर्मूला याद करेंगे f का माइनस ईटा a dv बाई dx, वेयर ईटा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये फॉर्मूला बॉक्स में डालो, प्रूव करना कुछ नहीं आएगा, पता होना चाहिए। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एसआई यूनिट ईटा के डेकापॉइस हैं और सीजीएस यूनिट पॉइस है। पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, अगर वो ये कहेगा कि इसको यूज करके दिखाओ, एक न्यूमेरिकल देगा, ये बहुत फेमस न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का, ऐसा न्यूमेरिकल अगर आएगा तो कैसे करना है इसको देख लो। वो कहेगा एक मेटल की प्लेट है जिसका एरिया वो आपको देगा, ये जो बेस का एरिया है ना, एरिया वो आपको दे रहा है, ये लो, ए की वैल्यू उसने आपको दे दी। कह रहे मास की वैल्यू आपको दे दी, मास है तो इसका वेट कितना है, इतना वेट है, और यहां पर टेंशन की वैल्यू डेवलप हो जाएगी टी। क्वेश्चन है, अब वो कह रहा है कि सिस्टम मूव कर रहा है, लिक्विड की फिल्म की थिकनेस, ये देख रहे हो, इसकी थिकनेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dx। अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में डिस्टेंस को dx बोलते हैं। 0.3 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जब इसको रिलीज किया तो सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वेलोसिटी की वैल्यू ये है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि ऑयल मूव नहीं कर रहा। तो अपर और लोअर लेवल के बीच में dv की वैल्यू क्या आएगी, 0.085 माइनस 0। ये चेंज इन वेलोसिटी है ऊपर और नीचे की सरफेस में। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इज माइनस ईटा a dv डिवाइडेड बाय dx। वैसे बता दूं, dv बाय dx को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। अब फोर्स क्या है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो t और 0.01 g एक ही बात है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर है। और यही क्या करेगी, राइट की तरफ फोर्स, और राइट की फोर्स और लेफ्ट की फ्रिक्शनल फोर्स एक ही बात है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और राइट की फोर्स में वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी अगर इक्वल है तो f की जगह ये वैल्यू पुट कर दें। ईटा आपको निकालना है, एरिया हमें पता है, dv हमें पता है, dx हमें पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ईटा निकाल लेना। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। बाकी इसके जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने गूगल ड्राइव पे शीट्स करवाई थी एनसीईआरटी की, उसमें सारी मेंशन्ड है। पॉइसलीज फॉर्मूला, पॉइसलीज फॉर्मूला आपको ये देता है कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है या कोई भी पाइप है, चलो रेडियस इसका r है, लेंथ इसकी l है, तो ये कितना वॉल्यूम बाहर निकालेगा पर सेकेंड, इसका फॉर्मूला पाई बाय 8 PR4 बाई ईटा टाइम्स L। ठीक, ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला है। क्लियर? तो पाई बाय 8 PR4 बाई ईटा L। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का स्ट्रेट वे फॉर्मूला, इसकी कोई थ्योरी नहीं है। हाँ, वो ये कह सकता है कि इस फॉर्मूले का प्रूफ निकालो क्या है, मतलब एक्सप्लेन करो या 2 नंबर में कि इसको ड्राइव करके दिखाओ। डेरिवेशन वैसे तो नहीं है, पर फिर आप यूनिट्स एंड डायमेंशन से करना। आप पहला स्टेप लिखना, शायद आपने बुकलेट में मार्किंग कर भी रखी होगी, मैंने उस टाइम लिखवाया भी था। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड लिखना, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है रेज टू पावर ए, रेडियस पे डिपेंडेंट है रेज टू पावर बी, एंड एल के ऊपर डिपेंडेंट है रेज टू पावर सी। इसे कंबाइन करना, एबीसी निकालना, एबीसी जो भी आए, पता ही एबीसी क्या आएगा, क्योंकि पावर क्या नहीं चाहिए, पावर पी बाई एल की पावर क्या आएगी 1, आर की पावर क्या आएगी 4, और ईटा की पावर क्या आएगी -1, तभी तो नीचे क्या है। तो यहाँ से सॉल्व करके एबीसी निकाल के फॉर्मूला प्रूफ कर देना। एंड में पता भी है रिजल्ट यही आएगा, घर से याद तो करके जाओगे ही, तो ये अपने आप बना के थोड़ा सा बस ऊपर नीचे करके कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से इसको यहाँ तक प्रूफ कर देना है, और कांस्टेंट की जगह लगा लेना पाई बाई 8 है। तो ये पॉइसलीज फॉर्मूला का प्रूफ अगर आया तो ऐसे करना है। उसी तरीके से जो नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ।
स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है, वो जब किसी भी लिक्विड में उतरेगा और नीचे जा रहा होगा, डूब रहा होगा, तो लिक्विड उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा, उसको ड्रैग बोलते हैं, विस्कस ड्रैग। वो विस्कस ड्रैग का ये फॉर्मूला मार्क कर लो, F = 6/eta/RV। वो बोल सकता है इस फॉर्मूले को भी प्रूव करके दिखाओ, तो एक काम करना, फोर्स डिपेंड्स अपॉन eta⁴A, डिपेंड्स अपॉन रेडियस r⁴B, डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी r⁴C। इन्हें कंबाइन कर लेना, कांस्टेंट को 6 पे मार्क कर देना। सबको पता है आंसर 111 आएगा पावर का, तभी तो आंसर क्या आएगा 6/eta⁴ तो मैंने ये भी शायद करके दिखाया था उस टाइम, तो ये भी आप इसमें नोट कर लेना। तो स्टोक्स लॉ क्या है, स्टेटमेंट याद करके जाना, फॉर्मूला याद करके जाना, प्रूफ में ऐसा कुछ बनाना। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। ये भी लिखवाई थी, इनकम्प्लीट थी, आपके बुकलेट में लिखा होगा, आपने कंप्लीट किया होगा। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे एक स्फीयर किसी भी लिक्विड में कांस्टेंट वेलोसिटी से उतरेगा, उसे टर्मिनल बोलते हैं। क्या डेरिवेशन थी, डेरिवेशन ये थी कि जब ये किसी लिक्विड में उतर रहा है तो क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, तो नीचे की और ऊपर की फोर्सेस को बराबर कर लो, W = U + F कर लेना। W का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू G। अपथ्रस्ट में वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G, और F में 6π∗R⁴V। इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालना, और यही आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। आपने बुकलेट में इसका प्रूफ किया होगा कंप्लीट। तो टर्मिनल का फॉर्मूला आपने ऐसे प्रूफ करना है। नेक्स्ट है, अगर टर्मिनल की डेरिवेशन ना आए तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला, ये तो पक्का आएगा कि अगर आपके पास छोटे ड्रॉप्स हैं 8 और एक छोटे ड्रॉप की टर्मिनल की वेलोसिटी 5 है, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। बिग ड्रॉप की टर्मिनल क्या होगी निकालो। तो छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम बड़े में कन्वर्ट करके पहले वॉल्यूम को इक्वेट करना। 8 ड्रॉप का वॉल्यूम बड़े ड्रॉप के साथ इक्वेट करके रेडियस की रेशियो आ गई। छोटे का रेडियस गिवन है, वहां से सॉल्व करके बड़े का रेडियस निकाल लेना। पहले तो टर्मिनल का फॉर्मूला लिखना, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है, तो टर्मिनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस का स्क्वायर करना। अगर रेडियस छोटे का 1 है तो वेलोसिटी 5 है, अगर बड़े का रेडियस 2 है तो वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना, इन दोनों को डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ऐसे कई न्यूमेरिकल हमने एनसीईआरटी की शीट में किया है, गूगल ड्राइव पे इसके सारे सोल्यूशन मिलने वाले हैं आपको। ठीक, नेक्स्ट है पाइप्स का। देखो मैं कह नहीं सकता एंड में करना, जो भी तैयारी करोगे करके तो जाना है, करना एंड में, ये मत करना ये वाला पार्ट। फ्लूइड फ्लो बहुत ही फेमस चैप्टर, जिसमें आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक, मेरे ख्याल से हर स्कूल में ऑलमोस्ट एक बार आई जाती है, फाइनल के अंदर भी आना चाहिए इसे। पर फिर भी मेरे पे विश्वास ना करना, सारा कोर्स खुद करके जाना, मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि शायद आ जाए। फ्लूइड फ्लो भाई मैं करंट इतना लूँगा, ठीक है। फ्लूइड फ्लो, लिक्विड 2 किस्म से किसी भी पाइप में फ्लो करता है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब जिनकी वेलोसिटी फिक्स हैं, किसी भी पॉइंट पर वही रहती हैं, जो अगले पार्टिकल ने वेलोसिटी एक्वायर की पिछले ने भी सेम करनी है। टर्बुलेंट में आगे पीछे चर्न अप होके मिक्स होके पानी बाहर निकलता है, वो टर्बुलेंट फ्लो है। एक वेलोसिटी जिसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, ये वो वेलोसिटी है अगर आपकी लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल से ज़्यादा है तो फ्लो टर्बुलेंट है, कम है तो फ्लो स्ट्रीमलाइंड है। ये डिसाइड कर देता है, ज़्यादा तेज वेलोसिटी कर दोगे तो टर्बुलेंट है, कम करोगे तो स्ट्रीमलाइंड है। इसका फॉर्मूला नोट करने को कहा था, ये थोड़ा हिला हुआ है यहाँ से, तो मैंने शायद करेक्शन करवाई थी इसमें। इसका फॉर्मूला टर्मिनल का ये था, सॉरी क्रिटिकल का ये फॉर्मूला था, D फॉर डायमीटर ऑफ अ पाइप, ये नोट करने को कहा था। और मैंने कॉपी में करेक्शन भी करवाई होगी, इसमें आप नोट कर सकते हैं। और मैंने कहा था अगर ये बाई चांस प्रूफ में आ जाए, डराइव करो क्रिटिकल वेलोसिटी। कैसे डराइव करोगे, तो ऐसे करना, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन eta⁴A, क्रिटिकल डिपेंड अपॉन डेंसिटी b, क्रिटिकल डिपेंड अपॉन डायमीटर c। ABC निकालना, ये प्रूव हो जाएगा अपने आप। तो करके दिखाया था शायद हमने, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है जिसका फॉर्मूला याद करके जाना है। इसके ऊपर एनसीईआरटी में शीट करवाई थी, सॉल्व पड़ी हुई है उसमें। उसमें ये बताया था कि रेनॉल्ड्स नंबर आपको ये बताता है कि फ्लो ऑफ लिक्विड स्ट्रीमलाइंड है या टर्बुलेंट है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम है, 0 और 2000 के बीच में, तो स्ट्रीमलाइंड है।
अगर 2000 3000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट है, और अगर 2000 और 3000 के बीच में तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। ये नंबर आपको ये बताता है। इसके न्यूमेरिकल आपको शीट में मिलेंगे और उसमें चेक करना। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि वॉल्यूम जितना एंटर कर रहा है पर सेकेंड, वॉल्यूम उतना ही बाहर निकलेगा पर सेकेंड। A1 V1 A2 V2। नेक्स्ट है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम जब आएगी स्टेट एंड प्रूव, आपने ऐसे ही लिखना है, अपने मन से लिखना। आप ऐसे लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। लिखना है, कंप्रेसिबल नहीं चाहिए, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ अ नॉन विस्कस लिक्विड। विस्कस नहीं होना चाहिए, नॉन विस्कस होने चाहिए। और फ्लो क्या होना चाहिए? स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए। स्टेडी फ्लो में ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड, पाइप में कोई होल ना हो, यानी कि ना सोर्स हो ना सिंक हो पाइप के अंदर, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट लिखनी है, फिर प्रूफ में आपने क्या करना है, और हाँ फॉर्मूला लिखना है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। प्रूफ लिखना है। प्रूफ के अंदर क्या करोगे? बर्नौलीज में एक पाइप बनाओ, एंट्री करते हुए P1 प्रेशर है, एग्जिट करते हुए P2 है, एरिया A1 से A2 है, वेलोसिटी V1 से V2 है, हाइट H1 से H2 है। डायग्राम बन गया। फिर आपने इसमें लिखना है, एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लो जो वेरिंग क्रॉस सेक्शन में एंटर कर रहा है। लेट लिक्विड जो एंटर करता है एरिया A1 में वेलोसिटी V1 के साथ, एरिया A2 में वेलोसिटी V2 के साथ। ये थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा, ऐसे मत है कि कुछ भी लिख दिया, तो थोड़ा लिखा करो कि लेट ये तरीका होता है लिखने का। फिर उसके बाद लिखोगे रो का मतलब डेंसिटी, और m को अंडरलाइन करो। दिस इज नॉट मास, दिस इज मास पर यूनिट टाइम, मास फ्लोइंग पर सेकेंड ऑफ अ लिक्विड है m। तो मास के यूनिट यहां पर kg नहीं है, यहां पर मास यूनिट kg पर सेकेंड है। फिर आपने लिखना है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी स्टेट्स दैट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, या फिर दोनों तरफ से डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको m लिखेंगे। ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड है और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पे दिस इज मास फ्लोइंग पर सेकंड। तो मास एंटरिंग पर सेकंड, मास कमिंग आउट पर सेकंड विल रिमेन सेम। तो यहां से A1 V1 A2 V2 की वैल्यू क्या आएगी? m बाय रो। संभाल के रखो इसे। फिर आप ये लिखो, इसमें मेन चीज ये है कि जो भी प्रेशर ने वर्क डन किया पर सेकंड, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर सेकंड जरूर लिखना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर सेकंड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड। क्योंकि प्रेशर था, प्रेशर ना होता तो पानी ऊपर ही ना दौड़ता, ना काइनेटिक होती ना पोटेंशियल होती। तो प्रेशर ही मेन रीजन है जिसने काइनेटिक और पोटेंशियल को क्रिएट किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक ही स्टेप है इसमें, बस ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट जो करने जा रहे हैं, इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। तो क्या करना है इसमें? जब लिक्विड नीचे से ऊपर गया, V1 से वेलोसिटी कितनी होगी? V2। तो चेंज ऑफ काइनेटिक कितनी है? हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। तो देखो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मास की यूनिट kg नहीं है, मास की यूनिट kg पर सेकंड है। तो दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल में फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इज नॉट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बट दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, क्योंकि m का मतलब यहां पर मास पर सेकेंड है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जहां गड़बड़ हो जाती है और कई बार बर्नौली सॉल्व नहीं कर पाता स्टूडेंट, वो ये है, ये रहा। आपको कि इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? ये है फाइनल में से इनिशियल माइनस, फाइनल में से इनिशियल माइनस, इनिशियल में से फाइनल माइनस। ये देखो फ्लो में 2 1 2 1 2 1 कर देता है बंदा ना, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। इसलिए क्योंकि प्रेशर इनिशियल बड़ा होगा और प्रेशर फाइनल छोटा होगा, तभी तो लिक्विड मूव करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर। इसलिए यहां उल्टी नंबरिंग है। अगर आपने यहां भी 2 1 कर दिया, आपकी बर्नौली सॉल्व नहीं होती, पक्की बात है, फंस जाओगे, माइनस में आ जाएगा। यही इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। इनिशियल फाइनल, फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल। अब ये फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला है वर्क डन बाय लिक्विड पर सेकेंड। मैंने क्या करवाया था? एक टर्म थी पावर। पावर क्या होता था? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम का मतलब वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होती है? वेलोसिटी। तो वर्क डन पर सेकेंड यानी कि पावर का फॉर्मूला वर्क एनर्जी पावर में किया था, क्या था? फोर्स इनटू वेलोसिटी।
और फोर्स होती क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। ये देखो, तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी वर्क डन पर सेकंड। ये देखो, प्रेशर इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी वर्क डन पर सेकंड, प्रेशर इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी वर्क डन पर सेकंड। तो इंपॉर्टेंट ये है, इनिशियल फाइनल, फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल, कुछ भी नहीं करना, इसे ओपन कर दो, मास कैंसल, 1 वाली टर्म को लेफ्ट की तरफ, 2 वाली टर्म को राइट, अपने आप बर्नौली प्रूफ होगी, खत्म। एक मेन स्टेप था जो पहला था, और इसके अंदर रिप्लेस कर देना a1 v1 को m बाय रो, a2 v2 को m बाय रो, m से m सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बर्नौलीज की इक्वेशन याद करनी है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। अगर इस रिजल्ट को रो से मल्टीप्लाई कर दें तो बर्नौलीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और अगर इस रिजल्ट को g से डिवाइड कर दे दोनों साइड्स को तो बर्नौलीज ऐसे भी आ सकती है, पर मैंने न्यूमेरिकल में ऐसे ही यूज़ करता हूँ। ठीक, इसके अंदर पहली टर्म को बोलते हैं प्रेशर हेड, इस टर्म को बोलते हैं वेलोसिटी हेड, और इस टर्म को बोलते हैं एलिवेशन हेड। ये पता होना चाहिए, 3 टर्म्स आपको। हो जाएगी स्ट्रेट एंड प्रूफ बर्नौलीज। सब लिखवा के देखना टेस्ट में, सब कुछ जो आज करवा रहा हूँ सारा लिखा होगा, कम से कम 1.5-2 घंटे का टेस्ट है, लिख के जरूर जाना है सब कुछ, यही तो प्रैक्टिस है ना। पहले बेसिकली तरीका बताता हूँ, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ करवा दिए, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल टेस्ट में दे दिए, टेस्ट करने के बाद मॉक टेस्ट आएगा, मॉक टेस्ट 3 है, तो 3 टेस्ट में पूरी किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 में, बचे हुए 2 में, बचे हुए 3 में, मिक्स कर करके। तो 3 पहले चैप्टर वाइज कर लिया, चलो कच्ची पक्की तैयारी होगी, कोई बात नहीं। मॉक टेस्ट 1 में ठीक होगी, 2 में और ठीक होगी, 3 में परफेक्ट हो गई, चौथे में पेपर ठीक ही हो जाएगा। तो बेसिकली ये तरीका है बार बार चीज़ों को करने का, यही तरीका है। ठीक, इसलिए मैंने कोर्स को हमेशा कहा था कि पीछे से तेज़ करना, क्योंकि यहाँ पे टाइम बचेगा, क्योंकि अगर पीछे तेज़ नहीं होगा यहाँ टाइम खत्म हो जाता आपका। अगर बर्नौलीज थ्योरम ना आई तो कम से कम इसके 2-4 न्यूमेरिकल तो पक्का बनते हैं, और मैंने एनसीईआरटी की शीट में मेंशन की है, 2-3 यहाँ करवा रहा हूँ। तो क्या कहेगा, मान लो एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट हो रहा है एरोप्लेन के ऊपर, हवा चल रही है ऊपर और नीचे, हवा की वेलोसिटी v1 v2 दोनों पता है, आपको विंग के ऊपर थ्रस्ट बताना है, एरोडायनेमिक थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब फोर्स कितनी लगी, जब विंग का एरिया आपको पता है। तो तुम एरोप्लेन के नीचे ऊपर बर्नौलीज लगा लो, पोटेंशियल को तो कभी भी कंपेयर करते नहीं, हटा दो GH को, तो ये टर्म बच गई।
तो P1 वाली टर्म एक तरफ, वेलोसिटी एक तरफ, दोनों वेलोसिटीज गिवन है, तुम्हें डेंसिटी भी गिवन है। यहाँ से क्या आ गया, प्रेशर का डिफरेंस। प्रेशर के डिफरेंस को एरिया ऑफ विंग से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, थ्रस्ट की वैल्यू आ गई। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस ऊपर और नीचे एयर का इनटू एरिया। तो बर्नौली से प्रेशर डिफरेंस आएगा, एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक कह रहे एक पाइप है, जब वो बंद है, बंद का मतलब वेलोसिटी 0 है, तो उसका इतना प्रेशर है। जब वो ओपन कर दिया तो ओपन करके V2 वेलोसिटी होगी, प्रेशर गिर गया। तो आपको बताना है ओपन करके वेलोसिटी क्या है, लगाओ बर्नौलीज, H को मत देखो, आपको वेलोसिटी V1 तो 0 पता है, 0 पुट कर दो, P1 पता है, P2 पता है, सॉल्व करके V2 आ जाएगा आंसर। तो बर्नौलीज के न्यूमेरिकल की वीडियो भी है, शीट्स भी हैं और न्यूमेरिकल सब कुछ है उसमें, तो आपने रिवाइज करके आना है इससे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स में क्या था, एक लिक्विड है, एक लिक्विड के यहाँ पे ओरिफिस है, होल है, ये होल की हाइट नीचे से h डैश है और पानी के अपर लेवल से ये हाइट h है। तुम्हें बताना है कितनी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा, उसको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बोलते हैं। तो तुमने कुछ नहीं करना, एक पॉइंट अंदर एक पॉइंट बाहर लेना, एक्स और वाई, और दोनों पे बर्नौलीज लगा देनी है। ये रही बर्नौलीज लगा के हाइट को कंपेयर तो करना नहीं, छोड़ दो हाइट को। एक्स पॉइंट पर प्रेशर क्या है, एच रो जी प्लस पी एटमोस्फेरिक, देख रहे हो, एच रो जी प्लस पी एटमोस्फेरिक। वाई पॉइंट का प्रेशर क्या है बाहर, एटमोस्फेरिक सिर्फ, तो ये क्या है, पी एटमोस्फेरिक। और वाई पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, वी एफ्लक्स। अंदर के पार्टिकल की वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 होती है, बहुत स्लो मूव करता है, तो यहाँ की वेलोसिटी 0। इसे ओपन कर लिया, वैल्यूज कट गई और यहाँ से सॉल्व करके एफ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो कुछ नहीं करना, आपने डायग्राम बना के एक्स और वाई पॉइंट पर क्या करना है, आपने बर्नौलीज लगा देनी है। क्लियर है यहाँ तक। फिर आपने क्या करना है, वो आपसे ये पूछेगा कि रेंज निकालो, पानी कितनी दूर जाके गिरा, तो कितनी हाइट पे गिरा, h डैश, प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम है। वर्टिकल में हाइट h डैश है, तो वर्टिकल में h डैश इज 0 + ½ gt स्क्वायर से टाइम आ गया, और x एक्सिस में s = vt में वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इनटू टाइम। एफ्लक्स की वेलोसिटी मुझे पता है, टाइम मेरे को पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, पता होना चाहिए। तो डेरिवेशन आ सकती है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स की। ये मत करना, मल्टीपल लिक्विड में नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ठीक। एफ्लक्स में ज़्यादा करने को कुछ है नहीं, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, ये कुछ मत पढ़ना, ये नहीं आएगा। और अगर कंफ्यूजन है तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, उसमें सब मेंशन्ड है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, कि वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली वो लिक्विड रेस्ट पे पड़ा हुआ अपने सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोटा करता है। इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन के लिए पहला फॉर्मूला, सरफेस टेंशन इज फोर्स बाय लेंथ, ये पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन के अंदर सरफेस एनर्जी क्या होती है, ये आ सकती है। एक्सप्लेन सरफेस एनर्जी और राइट एन एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपके पास मान लो एक सोप का सोल्यूशन है और ये स्लाइडर मूव कर सकता है, आपने डुबो दिया, ये स्लाइडर पहले यहाँ पर था और ये लेफ्ट की तरफ चला गया, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन सरफेस एरिया इसका छोटा हो जाएगा। तो इसने स्लाइडर को लेफ्ट बुला लिया, पर तुम गए, तुमने इसको वापस पुल करके यहाँ पे ले आए, तुम अगेंस्ट नेचर काम कर रहे हो, ये छोटा होना चाहता है, तुम बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो क्या रहा है, तुम इसके एरिया को बढ़ा रहे हो, तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा। और जैसे तुम वर्क डन छोड़ोगे तो वापस अंदर चला जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या स्टोर है, एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। तो जो तुम वर्क डन करोगे इसके एरिया को बढ़ाने के लिए, वो वर्क डन को क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। तो आपने क्या करना है इसमें, वो कह रहे हैं एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by the molecule of surface film of unit area compared to the molecule in the interior is called surface energy। क्योंकि जो अंदर के मॉलिक्यूल हैं वो तो ऑलरेडी रेस्ट पे हैं, बाहर के मॉलिक्यूल छोटे हो चुके हैं, तुमने खींच के बड़ा कर दिया, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो गई तुम्हारे वर्क डन की वजह से, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या बोलते हैं, सरफेस की एनर्जी। तो डेफिनेशन लिखना, फिर ये फॉर्मूला लिखना, सरफेस एनर्जी इज वर्क डन बाय इंक्रीज इन एरिया। फिर डायग्राम बनाना, इस डायग्राम में बनाना कि पहले स्लाइडर यहाँ पर से यहाँ चला गया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया x, और ये लेंथ है l। अब तुम ये लिखना इसमें कि जब तुम यहाँ से यहाँ लेके आए थे तुम्हें वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा, f इंटू एक्स। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, ऐसे कि सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स बाय लेंथ।
तो फोर्स की जगह सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब क्योंकि ये वर्क डन आगे भी हो रहा है और पीछे भी हो रहा है, क्योंकि सोप की फिल्म के आगे भी फ्री सरफेस है और पीछे भी, तो वर्क डन तुम्हें कितना करना पड़ा, डबल करना पड़ा। तो डबल वर्क डन कर दिया, क्योंकि फ्री सरफेस आगे भी है, फ्री सरफेस पीछे भी है। और एरिया कितना चेंज हुआ, एरिया इतना चेंज हुआ, L इंटू एक्स एरिया चेंज हुआ, पर आगे भी चेंज हुआ और पीछे भी चेंज हुआ। तो देखो, तो आपने लिखना है कि सरफेस एनर्जी वर्क डन, वर्क डन क्या है, सिग्मा इंटू एल क्या होता है, फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्क डन। डबल वर्क डन की करना पड़ा और एरिया कितना चेंज हुआ, L इंटू एक्स का डबल। तो सॉल्व करोगे तो सिग्मा आ जाएगा। तो प्रूव करना है कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। पहला, फोर्स को किससे डिवाइड करते हैं, उसकी लेंथ से। और दूसरा तरीका, आप वर्क डन को किससे डिवाइड करें, चेंज इन एरियाज। बस ये दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन वेक्टर की फॉर्म में है और दूसरी स्केलर की फॉर्म में। क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, इसमें आ सकता है इसको लिखने को। फिर उसके बाद सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे ना दो किस्म के न्यूमेरिकल्स आएंगे। उनमें से अगर आपको याद हो, न्यूमेरिकल्स ऑन सरफेस टेंशन पे हमने उस टाइम भी बहुत डिस्कस किया था ये, और मैंने तो आपको लिखवाया भी था उस शीट से पहले, अगर आपको याद हो। वो ये कि अगर मान लो आपके पास बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बन गया, तो मान लो n ड्रॉप्स हैं और एक का रेडियस छोटा r है, बड़े ड्रॉप का एरिया इतना है, तो एरिया डिक्रीज हो गया, चेक करो एरिया घट गया, इनका एरिया बड़ा है, इसका एरिया छोटा होगा। तो ऐसे केस में एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, रिलीज्ड। जब छोटे ड्रॉप बड़ा ड्रॉप बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सरफेस टेंशन क्या होता है, वर्क डन, या एक काम करो वर्क डन की जगह लिख लो एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट एरिया। एरिया कितना चेंज हुआ, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, सिग्मा को डेल्टा ए से मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा ए क्या है, एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई, ये चेंज इन एरिया। बस ये आंसर है। पूछेगा वो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। बस एक ही फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला, सिग्मा को चेंज इन एरिया। लेकिन उल्टा क्वेश्चन आ गया, आपके पास एक बड़ा ड्रॉप है, बड़ा ड्रॉप आपने तोड़ दिया, छोटे ड्रॉप बन गए, तो पहला स्टेप सेम है। तो सिग्मा इज इक्वल टू कहेगा, ऐसे करने में वर्क डन करना पड़ेगा, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सिग्मा को डेल्टा एरिया से मल्टीप्लाई। बिल्कुल सेम आंसर है। तुम एनर्जी रिलीज निकालोगे तो भी सेम है, वर्क डन निकालोगे तो भी सेम है, कोई फर्क नहीं दोनों में। तो इस टाइप से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और एक बड़ा स्टैंडर्ड और फेमस न्यूमेरिकल है जो आ भी सकता है पेपर में, ये वाला, कि आपके पास छोटे छोटे एन ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बन गया, तो बोलो राइज इन टेम्परेचर कितना हो गया, प्रूव करो इतना हो गया। तो ऐसे केस में पहला स्टेप क्या है, एन ड्रॉप्स छोटे वॉल्यूम बड़े में कन्वर्ट हो गए, तो रेडियस की रेशियो आ गई, एन आ गया, पहला स्टेप वॉल्यूम इक्वेट कर दिया। दूसरा क्या है, एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया भी करके दिखाया, तो बड़े एरिया में छोटे एरिया को माइनस। अब यहाँ से काम करते हैं, ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इससे टेम्परेचर बढ़ गया किसी भी ड्रॉप का, इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। क्योंकि बड़े ड्रॉप का टेम्परेचर बढ़ा, तो ये मास की जगह बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इनटू बड़े ड्रॉप की डेंसिटी, और पानी की डेंसिटी क्या है 1, और स्पेसिफिक हीट भी क्या है 1 कैलोरीज में। क्योंकि राइट हैंड साइड कैलोरीज है, लेफ्ट हैंड साइड जूल्स है, इसको J से डिवाइड करके कैलोरी कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये जूल था, कैलोरी हो गया, ये कैलोरी चली रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा थीटा निकाल दिया। बाकी कैलकुलेशंस हैं, 4 पाई कॉमन निकाल के काट दिया, इस R ये टर्म आ गई, R क्यूब को दोनों के नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके n को ऊपर प्रूव किया था वॉल्यूम से, पुट किया, सॉल्व करके आंसर। ये थोड़ा मैथ्स आपको घर जाके देखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जैसे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एंड अ बबल, पक्का आएगा। तो इसके अंदर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में ड्रॉप गिवन है या बबल गिवन है, लेकिन थ्योरी दोनों की सेम है, बस 2 का अंतर है, गड़बड़ मत कर देना। ड्रॉप है तो आपने डायग्राम बनाना है, ड्रॉप का रेडियस R से बढ़ गया, डेल्टा R बढ़ गया, तो डेल्टा R बढ़ गया, तो P का मतलब एक्सेस प्रेशर है, तो मैं निकालना है व्हाट इज एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर होता है ड्रॉप के अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट आपने लिखना है कि बेसिकली क्या हुआ, मान लो आपने इस ड्रॉप के एरिया को बढ़ा दिया, सरफेस टेंशन घटा रही थी एरिया, तुमने बढ़ा दिया, तो भाई क्या करना पड़ा, वर्क डन।
कितना वर्क डन करना पड़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी की आपने, dr। अब तुम्हें पता है, अभी सिखाया था, एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इंटू डेल्टा ए। एरिया कितना चेंज हो गया, नया एरिया माइनस पुराना एरिया, इसे ओपन कर दिया। dr बहुत बहुत छोटा है, ओपन करके dr स्क्वायर नेग्लेक्टेड छोड़ दिया, ये वैसे ही कट गए, तो ये टर्म आ गई। और यहाँ पर फोर्स को क्या पुट किया, एक्सेस प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स है। सॉल्व किया, सब कट गया, आंसर आ गया, दिस इज एक्सेस प्रेशर। अगर ये क्वेश्चन लिक्विड ड्रॉप पे आया फिर तो ये आंसर है, पर अगर ये क्वेश्चन बबल पे आया, सेम डायग्राम, एवरीथिंग सेम, सब कुछ सेम, राइट हैंड साइड डबल, क्योंकि बबल के अंदर भी एरिया बढ़ता है, बबल के बाहर भी बढ़ता है, तो ट्वाइस हो जाता है, दो फ्री सर्फेसेस हैं, और रिजल्ट भी इनटू क्या हो जाता है, 2 की जगह 4 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। याद रहेगा ड्रॉपर बबल में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, अगर आप एक लिक्विड लें, इस लिक्विड के ऊपर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ने सॉलिड के साथ एंगल क्या बनाया, वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। जैसे इसमें थीटा, ये रहा इसमें थीटा, जैसे ये रहा थीटा, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये पता होना चाहिए कि अगर आपका मेनिस्कस फ्लैट है तो कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो प्रेशर सेम होगा पी एटमॉस्फेरिक। लेकिन अगर आपका मेनिस्कस ऐसा है तो ऊपर प्रेशर पी एटमॉस्फेयर है, नीचे पी एटमॉस्फेयर -2T/r होगा, और r का मतलब ट्यूब का रेडियस या मेनिस्कस का रेडियस है। ऐसे ही इसके अंदर यहाँ का प्रेशर बड़ा होगा बाय 2T/r। ये फैक्ट याद करने, आपसे पूछेगा कोई नहीं, पता होना चाहिए, पेपर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, या तो एक्सेस प्रेशर आएगा या ये आएगा, इनमें से एक तो पक्का आएगा। तो इसके अंदर असेंट, मेरे टेस्ट में तो आएगा, ये आएगा, पढ़ के आ जाना। असेंट फॉर्मूला बोलते हैं, असेंट फॉर्मूला, लिक्विड का ऊपर राइज होना इज असेंट फॉर्मूला, या कैपिलरी एक्शन बोलते हैं कि अपने आप पानी का ऊपर राइज होना बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन। डायग्राम बनाना है, यहाँ का प्रेशर सेम रहे, मेनिस्कस ध्यान से बनाना है, ये फ्लैट बनाना है और ये कर्व बनाना है, ये ऑलमोस्ट फ्लैट बनाना है। अगर मेनिस्कस फ्लैट है तो यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही रहेगा। अगर ये कर्व है ऐसा तो यहाँ का प्रेशर थोड़ा कम होगा बाई 2T/r। अब रिजल्ट किया, अब यहाँ प्रेशर पी एटमॉस्फेयर है, यहाँ कम है, तो प्रेशर का डिफरेंस हो गया, तो लिक्विड ऊपर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक, जब तक यहाँ और यहाँ का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। तो मान लो H लिक्विड हाइट अटेन कर गया, तो सोचो पहले क्या था, पहले ये हो रहा था A और B का प्रेशर सेम करना है, A का प्रेशर तो पी एटमॉस्फेयर है ही है, B का पहले प्रेशर क्या था, पी एटमॉस्फेरिक -2T/r, पर ये बराबर नहीं थे, ये कम था, तो पानी ऊपर चढ़ गया ताकि यहाँ और यहाँ का प्रेशर सेम हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हाइट निकाल लेना, हाइट ऑफ लिक्विड आ गई, और इसमें कैपिटल R रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ट्यूब नहीं है। फिर खत्म नहीं हुआ, आगे भी करना है, अगली ट्यूब बनानी है। ये मेनिस्कस है, इसको इमेजिनरी गोल बना लो, मेनिस्कस का रेडियस कैपिटल R है, ट्यूब का छोटा r है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, तो 90 माइनस थीटा से थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है इसमें, स्मॉल r बाय कैपिटल R पूरी। तो कैपिटल R की वैल्यू इसकी जगह पुट कर दें तो ये आंसर आएगा, स्मॉल r का मतलब रेडियस ऑफ ट्यूब, यहाँ तक करके आना है, दिस इज असेंट फॉर्मूला, ठीक है यहाँ तक। और अगर ये भी ना आया तो फिर ये आएगा, अगर आपकी कैपिलरी इनसफिशिएंट लेंथ की है तो क्या होगा, तो अगर आपकी लेंथ पहले h थी, लिक्विड h हाइट तक राइज कर रहा था, और रेडियस ऑफ मेनिस्कस कैपिटल R था, लेकिन तुमने ट्यूब काट दी, अब हाइट h डैश ही रहेगी और रेडियस r डैश हो जाएगा। तो तुमने ये लिखना है डायग्राम बनाने के बाद, ये हाइट का फॉर्मूला है, कैपिटल R का मतलब रेडियस ऑफ मेनिस्कस है इसमें, तो ये सब कांस्टेंट है, तो h इंटू R इज अ कांस्टेंट, तो बोल देना पहले हाइट अगर h है तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस R है, तो तुमने अगर हाइट चेंज की तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ तक ड्राइव करना है। अगर हाइट मान लो हाइट अगर कम है तो रेडियस बढ़ जाएगा, ये शो करना है, ठीक है यहाँ तक। तो इसका आंसर आएगा, फैक्टर्स के अंदर 2 फैक्टर याद करने हैं, कंटामिनेशन से, डस्ट या ऑयल से सरफेस टेंशन घटती है, कम होती है। हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड इंक्रीजेज सरफेस टेंशन, सोप वगैरह से सरफेस टेंशन घटती है। इस साल का जेई मेंस का क्वेश्चन सुन लो, एक स्टूडेंट के हाथ में बाल्टी है, उसके हाथ में एक साबुन है, गलती से साबुन कहता बाल्टी में गिर गया, तो बोलो सरफेस टेंशन का क्या हुआ, घट गई। सोप डालने से सरफेस टेंशन घटती है, चेक कर लेना, इस साल के नेट पे डाल के देखो, आ जाएगा। इस साल का भी आया पिछले हफ्ते क्वेश्चन, तो कहाँ से पढ़ के लाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक?
एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो ग्रेविटेशन बड़ा आसान चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है। ग्रेविटेशन में क्या क्या चीज़ें आनी है बता देता हूँ। एक टॉपिक आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डेरिवेशंस और उसके न्यूमेरिकल के ऊपर। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सबसे पहले न्यूटन लॉ, m1 m2 दो मासेस हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन g m1 m2 बाई आर स्क्वायर है। नेक्स्ट है इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लेना। ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट है, तो हाइट से कैसे चेंज होती है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको देखते हैं।